हेलो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगर 9th का सिलेबस देखें तो उसमें केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं। पहला, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सेकंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड, atoms and molecules, and fourth, structure of atom। इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या है। साइंस को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, जैसे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड कंडीशंस इन ऑर्डर टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट देम एंड टू फॉर्मुलेट लॉज एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। साइंस इज एन intellectual activity carried on by humans that is designed to discover information about the natural world in which humans live and to discover the ways in which this information can be organized into meaningful patterns. Science involves more than the gaining of knowledge. It is the systematic and organized inquiry into the natural world and its phenomena. Science is about gaining a deeper and often useful understanding of the world। इन सभी डेफिनेशंस में हमने साइंस के बारे में अलग अलग बातों को समझा। अगर हम इन सब को एक साथ कंबाइन करके समझने की कोशिश करें तो किसी भी नेचुरल फिनोमिना या किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक जानना और उसको अप्लाई कर लेना, यही साइंस है। जैसे साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, यानी साइंस किसी भी नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ स्पेशल जान लेना, यही विज्ञान होता है। अब साइंस को समझने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क की हेल्प लेनी होती है। साइंस के अलग अलग टूल्स होते हैं। साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है ऑब्जर्वेशन। हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही ऑब्जर्व करके उनको अपना लें तो वो एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन अगर हम उन ऑब्जर्वेशंस को देख करके वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क फिट करें और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें, उस क्वेश्चन मार्क का हमें जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा साइंस। जैसे हमने देखा कि पौधों की पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, यह है हमारा एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन जब हम उसमें क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं और हम ढूंढते हैं कि पौधों की पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं और उसका जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा साइंस है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन
हम किस तरह से अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सफल हो पाते हैं, अगर इसका आंसर हम ढूंढें तो वो साइंस। इसी तरीके से हमारे चारों तरफ बहुत सारी घटनाक्रम लगातार चलते रहते हैं। अगर हम उन सभी घटनाक्रमों को एक साथ ऑब्जर्व करके और उनको एसिमुलेट करके उनका रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं तो वो सब साइंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस को हम मेनली 3 ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नेचुरल साइंसेस, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट मीन्स which deals the study of nature in broadest sense। मीन्स नेचुरल साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें हम नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर में हमारे चारों तरफ जो भी कुछ चल रहा है उस सब के बारे में कुछ भी हम स्टडी करें वो सब हमारा नेचुरल साइंसेस में आता है। सेकेंड वन सोशल साइंसेस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा, which deals the study of individuals and society। मीन्स हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, या इंडिविजुअल और सोसाइटी के इंटरलिंकिंग के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उसको हम सोशल साइंसेस कहते हैं। जैसे पहले हमारा ये सारी चीज़ें सोशल स्टडीज़ कहलाती थी, लेकिन आज के साइंस एरा में इसको हम सोशल साइंसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो चीज़ें जैसी हैं हम उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों के बारे में हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सोशल स्टडीज़ को अब सोशल साइंसेस कहा जाता है। थर्ड वन फॉर्मल साइंसेस, फॉर एग्जांपल लॉजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, which deals the study of abstract concepts। मीन्स ये ऐसे साइंसेस हैं जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है और हम abstract चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, abstract concepts को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इनको फॉर्मल साइंसेस कहते हैं। इसी तरह से मैथ्स को भी पहले मैथमेटिक्स कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न एरा में इसको भी मैथमेटिकल साइंसेस के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाने लगा है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ साइंस। साइंस को पढ़ने के लिए या साइंस में हम कुछ भी नया जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिनोमिना के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसके लिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से जो भी हमें दिखता है उसको साइंटिफिकली अप्रोच की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हमें इन्फ्रेंस निकालना है। इन्फ्रेंस से अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है
तो अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर इन्फ्रेंस, और यही क्रम लगातार करते रहेंगे। अगर हमें बार बार एक्सपेरिमेंट और बार बार ऑब्जर्वेशन से सेम इन्फ्रेंस या सेम रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, तो हमारी एक हाइपोथेसिस फॉर्म होती है और वही हमारे एक नया साइंस डेवलप हो जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। अगर हम डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट सोर्सेस से साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ: सिस्टमेटिक, प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक। मीन्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टमेटिक। साइंस is always systematic. मीन्स साइंस को हम जब भी पढ़ते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में ही पढ़ा जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आगे की चीज़ों को पहले या पहले की चीज़ों को आगे पढ़ लें, क्योंकि ऐसा करने से साइंस का जो अरेंजमेंट है वो हफाजार्ड हो जाएगा और साइंस कभी भी हफाजार्डली नहीं समझा जा सकता। साइंस को पढ़ने के लिए, साइंस को समझने के पहले छोटी और सिंपल चीज़ें हमें समझनी होंगी, देन हार्डर, देन मोर हार्डर, और इसी तरीके से हमें लगातार आगे की तरफ चलना होता है। साइंस सिस्टमेटिक वे में ही हमेशा स्टडी किया जा सकता है। साइंस को पढ़ने के लिए हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को उनके स्टडी लेवल के आधार पर एक क्रम के अकॉर्डिंग ही सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स साइंस हमेशा प्रोग्रेस की तरफ चलता है। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2nd क्लास के बच्चे को 12th क्लास की पढ़ा सकें। हमें हमेशा साइंस को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए शुरुआत से स्टार्ट करना होता है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। पहले सिंपल और आसान सी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं और जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप करता चला जाता है वैसे वैसे हम साइंस की गहराई में चलते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साइंस ऑलवेज प्रोग्रेसिव होता है। नेक्स्ट वन, साइंस इज ऑलवेज डायनेमिक। मीन्स साइंस में जो कहा जा रहा है वो हमेशा वही रहेगा ऐसा निश्चित नहीं है। साइंस लगातार बदलता रहता है। जैसे आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम सैकड़ों मील दूर अपने किसी फ्रेंड से घूमते हुए बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात आज संभव है। इसीलिए साइंस को डायनामिक कहा जाता है। साइंस की एक डायनामिक नेचर होती है। जैसे जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे तब हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उस समय के अकॉर्डिंग ये सारी बातें असंभव थी, लेकिन आज के समय में ये सारी बातें संभव हैं। इसी तरीके से जो आज असंभव हमें लग रहा है वो हो सकता है आने वाले समय में संभव हो जाए, या जो कंसेप्ट हम आज सही समझ रहे हैं वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में गलत हो जाए। तो इसीलिए साइंस को डायनामिक नेचर में माना जाता है।
साइंस हमेशा बदलता रहता है, साइंस को हम फिक्स नहीं मान सकते। जैसा हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं कि साइंस को हम 3 मेन ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस और फॉर्मल साइंसेस। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें साइंस में नेचुरल साइंसेस को पढ़ना होता है। साइंस सब्जेक्ट के अंडर हमें नेचुरल साइंसेस को स्टडी करना है। अगर हम नेचुरल साइंसेस को भी आगे क्लासिफाई करना चाहें तो इसको भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं एज बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। पहला, बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस मीन्स that branch of science which deals the study of living organisms like plants and animals. Next, physical sciences. Physical science is that branch of science which deals the study of physical objects, means non-living objects. फिजिकल साइंसेस को भी 2 ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। While in chemistry, chemistry also deals the study of non-living things, but it deals the study of chemical composition of substances or non-living objects and the effect of different factors on chemical composition of substances. यहाँ पर अगर हम केमिस्ट्री को फोकस करें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के बारे में है। लेकिन अगर हम कहें कि केमिस्ट्री और फिजिक्स बोथ आर सिस्टर्स तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम किसी भी चेंज या किसी भी फिजिकल फैक्टर का इफ़ेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर देखते हैं और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की शेप या उसके साइज, उसके मास, उसके टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी एट्सेट्रा मीन्स फिजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स है। लेकिन अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना शुरू करें तो हमारा जो लास्ट स्मॉल पार्टिकल मिलता है हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बनना होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स और उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स, उनके टाइप्स, उनके नंबर एंड उनके अरेंजमेंट, इस सब को हम केमिकल कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो अगर हम किसी भी फिनोमिना का इस केमिकल कॉम्पोजिशन पर इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं तब हम उस चेंज को या उस फिनोमिना को केमिस्ट्री के अंडर रखते हैं। तो एक बहुत ही महीन सी एक लाइन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच। अगर ये किसी भी
किसी भी चेंज के बारे में हम या किसी भी फिजिकल फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं और किसी सब्सटेंस का कोई केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होता, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का नंबर, उनका टाइप, उनका अरेंजमेंट सेम रहता है, तब हम उस फिनोमिना या उस चेंज को फिजिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। लेकिन अगर उस फिनोमिना या उस इफ़ेक्ट की वजह से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तब हम उसे केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं।